हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये वीडियो नंबर 7 है। अगर आपने वीडियो नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ नहीं देखी है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, सोडियम्स के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट्स पीवीटी क्वेश्चंस हो सकते हैं आज हम उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी की वीडियो में भी मैंने इंपॉर्टेंट पीबीटी क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप जल्दी जाइए उन्हें भी वॉच करिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया है, सबसे पहला जो फर्स्ट फैक्ट देखा जाए तो कहा जाता है कि जो वह क्रिया जिसमें क्या होते हैं H+ हो या तथा OH- हो, ये आयन परस्पर क्रिया करके जल के अणु बनाते हैं, इन्हें हम उदासीनीकरण कहलाती हैं। ये आपके मेटल्स नॉन मेटल्स में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे ये रिएक्शंस। तो ये मैं कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट से एनसीईआरटी जो बुक होती है उसमें से ही छांट कर मैं ये क्वेश्चंस पीबीटी क्वेश्चंस लाया हूँ, इसलिए ये आपके उतने ही इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं जितने कि यहाँ पर एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट्स होगी। जहाँ पर एनसीईआरटी का रोल होगा वहाँ पर ये मेरे क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आप अच्छे से इन्हें वॉच करें, देखें मैं क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ और किस प्रकार इन पीबीटी क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो कहा जाता है वह क्रिया जिसमें H+ हो तथा OH- आयन एक परस्पर क्रिया करके जल के अणु बनाते हैं। क्या करते हैं, एक परस्पर क्रिया करके इसमें एक जल के अणु बनाते हैं, जिन्हें हम उदासीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। जिसमें वह क्रिया की बात करें, वह क्रिया जिसमें H+ हो और तथा OH- हो, जिसमें H+ हो और तथा OH- आयन्स हो। कौन से हों, H+ आयन्स हों और OH- हो। कौन से की बात कर रहा हूँ, वह क्रिया जिसमें H+ हो और OH- आयन एक परस्पर क्रिया करके जल के अणु बनाते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, उदासीनीकरण कहलाती है। वो क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। और जो सोडियम एक ऐसी धातु है, कहा जाता है जो सोडियम जो होता है, सोडियम एक ऐसी धातु है जो जल पर तैरती है। सोडियम क्या करती है, सोडियम एक ऐसा मेटल होता है जो क्या करती है, जल पर फ्लोटिंग्स कहा जाता है, जल पर तैरती है। तो जब भी पूछ लिया जाए आपसे किसी भी, अभी शायद मेरे हिसाब से क्लास 10th में पूछ लिया गया था कि ऐसा, बोर्ड एग्जाम्स में ही पूछ लिया गया था, शायद ओपन बोर्ड के एग्जाम्स थे तो उसमें ऐसा पूछ लिया गया था कि कौन सी ऐसी धातु है जो जल पर तैरती है, तो वो सोडियम हो जाएगी। तो सोडियम एक ऐसी धातु है जो क्या करती है, जल पर तैरती है, तो सोडियम हो जाएगी। सोडियम एक ऐसी धातु है, ऐसा मेटल है जो क्या करती है, जल पर तैरती है। जो आदर्श गैस, नेक्स्ट फैक्ट क्या कह रहा है, जो आदर्श गैस के अणुओं में, जो आदर्श गैस के अणुओं में परस्पर कुछ भी क्या नहीं होता, कुछ भी आकर्षण बल नहीं होता है। कहा जाता है जो आदर्श गैस के अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, कहा जाता है जो आदर्श गैस के अणुओं में परस्पर कुछ भी आकर्षण बल नहीं होता, कुछ भी आकर्षण बल नहीं होता, जिनके जिनके फैलने पर, कहा जाता है जिनके फैलने पर क्या, आयतन में वृद्धि नहीं होती। जिनके फैलने पर क्या नहीं होती, आयतन में वृद्धि में कुछ भी क्या, ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती। तो कहा जाता है जिनके फैलने पर क्या नहीं होता, जिनके फैलने पर क्या नहीं होता, जिनके फैलने की बात करें अपन, कहा जाता है कि जो आदर्श गैस के अणुओं में परस्पर कुछ भी आकर्षण बल नहीं होता है, और जिनके फैलने पर जो आयतन वृद्धि में कुछ भी ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है, और जिसके कारण जो फैलने पर आयतन की जो वृद्धि में कोई सी भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, कोई सी भी जो ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती। किसकी, आदर्श गैस के अणु में परस्पर जो आकर्षण बल होता है, क्या नहीं होता, आकर्षण बल नहीं होता है। किसमें, आदर्श गैस जो होती है, कहा जाता है जो आदर्श गैस के अणु में परस्पर कुछ भी आकर्षण बल नहीं होता है, और जिसके फैलने पर आयतन में जो वृद्धि की बात करें तो कुछ भी ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जो आदर्श गैस के अणुओं में क्या नहीं हो सकता, परस्पर कुछ भी आकर्षण बल नहीं होता है, जिसके कारण जो आयतन की वृद्धि होती है उसमें ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है। और जो
ग्रीन हाउस की बात करें, नेक्स्ट फैक्ट कहा क्या कह रहा है कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है इसमें प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो ग्रीन हाउस अफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस अफेक्ट की बात करें तो ग्रीन हाउस अफेक्ट में जो प्रमुख ऊर्जा की बात करेंगे अपन कि ग्रीन हाउस प्रभाव, जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है इसमें प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा कभी भी, किसी भी वक्त पूछ लिया जाएगा। क्लास 10th जहाँ पर भी रसायन विज्ञान की बात होगी वहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जो गंधक के अम्ल जो होते हैं, गंधक के अम्ल जिसका केमिकल फार्मूला H2SO4 होता है गंधक के अम्ल का, और इसका प्रयोग मोटर कार की बैटरियों में किया जाता है। और इसका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, मोटर कार की बैटरियों में करते हैं। किसका, गंधक एसिड का। जो गंधक के अम्ल जो होते हैं, गंधक के अम्ल का प्रयोग हम मोटर कार की बैटरियों में किया जाता है। मोटर कार की बैटरियों में गंधक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और कुछ जो पदार्थ होते हैं, कुछ पदार्थ सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद, कहा जाता है जो कुछ पदार्थ सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद प्रकाश से हटाए जाने पर भी प्रकाश निकालते रहते हैं। और कहा जाता है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थों को सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद, जो कुछ पदार्थ जो होता है, कुछ पदार्थ जो होता है, कुछ पदार्थों को सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद प्रकाश के हटाए जाने पर भी प्रकाश निकालते रहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, स्फुरंस, फॉस्फोरेंसिस कहते हैं, फॉस्फोरेंसिस कहते हैं। यह गुण कैल्शियम सल्फाइड में पाया जाता है। और यह गुण किस में पाया जाता है, कैल्शियम सल्फाइड में पाया जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आप सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की लाइट में रख दोगे और सूर्य की लाइट हट जाने पर भी वो क्या निकालते हैं, सूर्य का प्रकाश कहा जाए, प्रकाश निकालते रहते हैं। और इस घटना को हम स्फुरन कहा जाए, स्फुरन कहते हैं या फॉस्फोरेंसिस कहते हैं। और यह गुण किसके कारण होता है, कैल्शियम सल्फाइड में पाया जाता है। और यह गुण किस में पाया जाता है, कैल्शियम सल्फाइड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कैल्शियम सल्फाइड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कैल्शियम सल्फाइड में पाया जाता है। और धातुओं की विद्युत चालकता, कहा जाता है जो धातुओं की विद्युत चालकता की बात करें तो धातुओं की जो विद्युत चालकता का तापक्रम बढ़ाने पर घटती है। जो विद्युत धातुओं की बात करें तो धातुओं की जो विद्युत चालकता का तापक्रम बढ़ाने पर ये घटती है और तापक्रम कम करने पर ये बढ़ती है। क्या, विद्युत की जो धातुओं की विद्युत चालकता, धातुओं की विद्युत चालकता की बात करें तो धातुओं की विद्युत चालकता में टेम्परेचर, तापक्रम बढ़ाएंगे तो ये क्या होती है, घटती है। और तापक्रम इसमें कमा देंगे तो ये बढ़ती है। विद्युत कहा जाए धातुओं की, किसकी, धातुओं की विद्युत चालकता, धातुओं की, मेटल्स की क्या, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहा जाए। विद्युत चालकता की बात कराएं तो जिसमें टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये घटती है और टेम्परेचर को कमाएंगे तो ये बढ़ती है। और जो आपका अर्ध चालकों की जो विद्युत चालकता बढ़ाने के साथ बढ़ती है, कहा जाता है जो अर्ध चालकों की विद्युत चालकता बढ़ाने के साथ बढ़ती है और तापमान घटाने पर कमती है। और तापमान घटाने पर क्या होती है, कमती है। और तापमान घटाने पर क्या होती है, कमती है। किसकी बात कर रहा हूँ, अर्धचालकों की बात कर रहा हूँ। तो अर्धचालकों की जो विद्युत चालकता की बात करें, जो आपकी अर्धचालक होते हैं, अर्धचालकों की विद्युत चालकता, किसकी बात कर रहा हूँ, अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ाने के साथ बढ़ती है। कहा जाता है जो अर्धचालकों जो होते हैं, किसकी बात कर रहा हूँ, अर्धचालकों की बात कर रहा हूँ। तो अर्धचालकों की जो विद्युत चालकता की बात करें, अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ाने के साथ ये बढ़ती है और तापमान घटाने पर ये क्या होती है, कमती है। और जो परम शून्य तापमान होता है, परम शून्य तापमान पर गैसों का आयतन शून्य हो जाता है। जो परम शून्य तापमान होता है, जो परम शून्य तापमान जो होता है, इस पर गैसों का आयतन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अथवा जो अणुओं के सभी प्रकार की गति शून्य हो जाती हैं। और जो अणुओं की सभी प्रकार की गति जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। और जो क्लोरीन एक क्या होता है, रोगाणुनाशी होता है। जो क्लोरीन क्या होता है, एक प्रकार का रोगाणुनाशी होता है। जो क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन एक प्रकार का
रोगाणुनाशी होता है और जो परम शून्य तापमान होता है इस पे गैसों का आयतन शून्य होता है अथवा अणुओं के सभी प्रकार की गति क्या करती हैं, शून्य हो जाती हैं। और जो क्लोरीन एक रोगाणुनाशी होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो नंबर 6 शायद 7 था, वीडियो नंबर 7 था। अगर आपने वीडियो नंबर 1 से लेकर 6 तक नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को वॉच कर सकते हो। वो वीडियो उतनी इम्पोर्टेंट्स होने वाली है जितनी कि ये वीडियो है, क्योंकि मैंने जहाँ पर भी कहा जाए ये पीबीटी क्वेश्चंस लाया हूँ उन सभी में आपको क्या देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी देखने को मिलेगी। और मैं कह रहा हूँ आई होप हर पेपर्स में जहाँ पर भी आपको पेपर क्वालिफाई करोगे, अच्छे नंबर्स लाने हैं, वहाँ पर भी एनसीईआरटी एक अहम रोल प्ले करती है। जिससे कि आपको अभी भी कह रहा हूँ ये जितने भी मैं पीबीटी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये 100% इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी से लिए गए छटे हुए क्वेश्चन है। जिससे कि आपको ये बोर्ड एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहाँ पर भी रसायन विज्ञान की बात होगी वहाँ पर मेरे ये इंपॉर्टेंट पीबीटी क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।